हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी के पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है। और हम लोग जो है बहुत सारे यानी कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं और रोज़ एक-एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। हो सकता है दिन में 2 भी प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं और सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं। इसमें जो है हम लोग जीके और हिंदी के प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न और करंट अफेयर को भी देखने वाले हैं। हम लोग जो है मैथ रीजनिंग वो अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग जो है जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को ही देखेंगे। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से अवश्य देखें। हिंदी के प्रश्नों को तो अवश्य देखेंगे और इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप हिंदी के प्रश्न का डिस्कशन अच्छे से देख लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपसे जो है सारे प्रश्न जो हैं सॉल्व हो जाएँगे। इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है जीके का प्रश्न है और इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी, इसमें हम लोग सारे प्रश्नों यानी कि टोटल जो है 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उसको जो है याद करने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो कि जीके का 21वां नंबर है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में तथा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसका स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था इसका स्थापना। और ये जो है वेन्सांग के अनुसार जो है कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने आर्थिक मदद की थी, ये याद रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने एक बार जो है ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार ध्वस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का सचिव किसको नियुक्त किया गया था, यह बताना है। संविधान सभा का सचिव किसको नियुक्त किया गया था शुरू में? तो संविधान सभा का जो सचिव है वो HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था, ये याद रखना है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है ये 1946 को हुआ था, ये याद रखना है। और इसमें जो है HVR अयंगर को इसका अध्यक्ष चुना गया था। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये भी याद रखना है। और दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद नहीं है? यहाँ पे 76 है, याद रखना है। अनुच्छेद 76 के तहत पूछा जा रहा है। तो कौन सा पद जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। इनके पद के बारे में जो है अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में दिया गया है, यह याद रखना है। और दिया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 76 में दिया गया है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के लिए शोर सहन की सीमा करीब कितनी होती है? मनुष्यों के लिए कितना शोर, उसके साथ हल्ला यानी कि जो होता है शोरगुल, कितना डेसिबल तक सहा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल। मनुष्य के द्वारा जो है अधिकतम 85 डेसिबल तक जो सीमा होता है वो शोरगुल सीमा नहीं होता, याद रखना है। इतना शोरगुल सह सकता है। और सामान्य जो बातचीत होता है वो 30 से 40 डेसिबल का ही होता है, ये याद रखना है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यालय के समाप्त होने से पहले अपना त्याग पत्र करना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, या याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अक्षांश का जो 1 डिग्री होता है ये लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का जो 1 डिग्री होता है वो लगभग 111 किलोमीटर के बीच 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त कहा जाता है, ये याद रखना है। भूमध्य रेखा ये 23.5 डिग्री पे होता है। भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री होता है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पे होता है, ये याद रखना है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार शुरू किया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है कहाँ पे शुरू किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था और ये जो है 1903 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक जो थे वो थे मनसुख लाल नजर, ये याद रखना है। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी अफ्रीका जो है 1893 में गए थे। 1893 में गए थे और 1915 में जो है वो वापस लौटे थे, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन मैनेज करना है, आगे जाके साफ हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन है? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन है? इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश। संगम वंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश है। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश है और इसका स्थापना जो है हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था इसका स्थापना संगम वंश का, ये याद रखना है। और विजयनगर साम्राज्य जो है वो चार वंशों में बट गया था, संगम, सालोब, तुलुब और अरविडु वंश, ये याद रखना है। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? किस देश के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? सिक्किम का सीमा जो है वो किन किन देश से लगता है? तो सिक्किम का सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगता है, बाकी चीन, नेपाल, भूटान इन सब से जो है सिक्किम का सीमा लगता है, ये याद रखना है। सिक्किम जो है नेपाल, चीन, भूटान से इसका सीमा लगता है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? स्विट्जरलैंड में जो है ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखना है। यूरोप में ये आल्प्स पर्वत, ये याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया गया है 23 अगस्त को। देश का पहला जैव गांव बायो विलेज दसपारा कहाँ स्थित है? दसपारा ये कहाँ पे स्थित है? दसपारा ये जो है बायो यानी कि बायो विलेज है, जैव गांव है, ये कहाँ पे स्थित है दसपारा? आपको भी साथ में आंसर करना है और देखना है कि आपका जो है कितना मार्क्स आ रहा है, कितना आपको सही कर पा रहे हैं, ये आपको अपने से चेक करना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यहाँ पे दसपारा गाँव है जो भारत देश का पहला जैव गाँव है, ये याद रखना है। त्रिपुरा में है दसपारा गाँव। किसी अर्थव्यवस्था का सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का जो वैल्यू होता है, पैसे का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है और महंगाई बढ़ जाता है। अगर आप छोटे भी सामान को लेंगे तो आपको जो है काफ़ी पैसे उसके लिए आपको देना पड़ेगा, उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा डैश नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यगना है। ये जो है ये अम्मा जो है ये किस नृत्य शैली की है? तो ये बताना है किस नृत्य की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ये जो है मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एक कवक जनित रोग है। मनुष्य में एक कवक जनित रोग कौन सा है? कवक जनित रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म जो है एक कवक जनित रोग है। उस्ताद आमिर खां किस घराने से संबंधित थे? उस्ताद आमिर खां ये किस घराने से संबंधित थे? तो ये जो है इंदौर घराने से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसके बाद हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी को प्रश्नों को जो अच्छे से देखना है। तो ये बसोहली पेंटिंग ये जीआई टैग में इसको मिला, ये कहाँ का है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर का है बसोहली पेंटिंग, ये
जम्मू कश्मीर का है। बिहार का भी एक पेंटिंग है मिथिला पेंटिंग, उसको याद रखना है। भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्न से कौन सा है? भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्न से कौन सा है? कौन सा उपन्यास है जिसमें कि अरविंद घोष को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कौन सा उपन्यास के लिए मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा द शैडो लाइन। द शैडो लाइन, SHADOW, शैडो, द शैडो लाइन, ये याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NGT के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं ये बताना है। NGT के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बन गए हैं। प्रकाश श्रीवास्तव, ये आपको याद रखना है। श्रीवास्तव जो है ये NGT के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ये याद रखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखा है लेकिन माइनस करना है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा? कब बनेगा आभासी और सीधा? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच होगा। जब फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा, यानी कि यहाँ पे फोकस बीच में होता है, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे C होता है। फोकस और ध्रुव के बीच में जब रहेगा, यानी कि यहाँ पे जब रहेगा तो जो है उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा बनेगा, ये याद रखना है। यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी का प्रश्न, हाँ यहाँ पे सामान्य हिंदी का प्रश्न दिया गया है 61 नंबर। हिंदी के प्रश्न सभी को अच्छे से देखना है, इससे जो है एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। इसमें जो है गलत है थोड़ा, इसी को सही करना है आपको। नदियों की पानी यहाँ पर नहीं होगा, सही क्या होगा ये बताना है आपको। सही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा पानी को स्वच्छ रखकर। नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर, यहाँ पे ये वाला सही होता, ये आपको ध्यान देना है। इसमें से ऐसा भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, यानी कि सही है। कौन सा सही है? आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। कोई त्रुटि है, किसमें गलती है ये चूज करना है। सॉरी, यहाँ पे गलती किसमें है ये चूज करना है। गलती किसमें है इसमें से? शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है, कौन सा गलत है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा बी, शरीर का स्वस्थ होनी नहीं होगा। यहाँ पे होना होगा, ये होनी नहीं होगा, होना होगा। यहाँ पे होना, क्योंकि शरीर का इस्तेमाल जो है पुल्लिंग के रूप में होता है। होना हो जाएगा, यहाँ पे होनी नहीं होगा। निम्न समूह में से किस समूह की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी इसमें से किसका शुद्ध है ये देखना है। एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से। इसका आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, दिग्विजयी, इसमें बिल्कुल सही है। कृतज्ञ भी बिल्कुल सही है, क्षितिज को भी सही है। अच्छे से इसको देखना है। इन सब में जो है बच्चे का हर्षी दीर्घ ई, इस सब में गलती होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का डैश लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें से क्या फील होगा ये बताना है। तो इसमें से जो है अभियोग सही होगा। इसमें जो है अभियोग लगाया, अभियोग इसमें हो जाएगा। दोष लगाना नहीं होगा, दंड लगाना भी नहीं होगा, यहाँ पे अभियोग लगाना सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। वे अभिकारी शब्द जो दो वाक्यों अथवा वाक्य खंडों के जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो उसको जो है समुच्चयबोधक शब्द कहा जाता है। समुच्चयबोधक शब्द कहा जाता है। समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला होता है संयोजक अव्यय और दूसरा होता है विभाजक। ये आपको याद रखना है।
तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तुम बड़े चालाक हो, इसमें क्या अशुद्धि है ये बताना है। तो इसमें से जो है अव्यय संबंधी अशुद्धि है। तुम बड़े चालाक हो, इसमें जो है अव्यय संबंधी अशुद्धि है, ये आपको ध्यान से देखना है। जिस वाक्य में लिंग, क्रिया, वचन, सर्वनाम या अव्यय त्रुटि हो उसे अशुद्ध वाक्य कहते हैं, ये याद रखना है। इसमें जो है अशुद्ध अव्यय संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 67, दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया गया कि जो छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चों के चेहरों से खिलखिलाहट आ जाती है। यहाँ पे जो बच्चों का चेहरा से दिया गया है, इसके स्थान पर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के चेहरों पर होगा। यहाँ पे बच्चों के चेहरों से नहीं होगा, यहाँ पे बच्चों के चेहरों पर हो जाता, ये सही है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। इसमें से कौन सा काल है पहचानना है। दीपा पौधे को पानी दे रही है, इसमें से कौन सा काल है? कौन सा काल है? तो इसमें जो है अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि ये पानी अभी दे ही रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल ही रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल का वाला वाक्य है, ये याद रखना है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द ये कैसा शब्द है? घुड़सवार, घोड़े का सवारी करने वाला को घुड़सवार कहते हैं, ये कैसा शब्द है? तो ये जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि ये जो है 2 शब्दों से मिला हुआ है, ये याद रखना है। बनावट के विचार से जो है शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक, ये तीनों होता है, ये याद रखना है। समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? समुद्र का पर्यायवाची क्या-क्या होता है? तो सागर, जलधाम, जल निर्निधि, उदधि, अवधि, ये सभी जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्यायवाची है? तो इसमें जो है समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें जो ये रत्नाकर है, ये समुद्र का ही पर्यायवाची है। ये मरकंद जो है, मकरंद जो है, ये शहद का पर्यायवाची है, ये याद रखना है। शहद का पर्यायवाची और भी बहुत सारा होता है। शहद, रस, पुष्परस, मधु, ये सभी शहद का पर्यायवाची होता है। विनीत जो है ये दारा, जोरू, इसका पर्यायवाची होता है, ये याद रखना है। गण का मतलब होता है समूह, झुंड, ये सभी जो है गण का पर्यायवाची होता है। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। इन चारों का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची क्या हो सकता है? नदी तो नदी का पर्यायवाची निर्जल, जलज, तरंगिणी, ये सभी होता है। तो तरंगिणी, हाँ, यहाँ पे पहले वाला, ये दोनों में से कोई होगा। तरंगिणी पहला होगा, उसके बाद देखना है कि समुद्र का क्या होगा। समुद्र का क्या-क्या होता है? अभी मैंने देखा था समुद्र का सागर, जलधाम, ये सभी होता है, रत्नाकर, ये सभी होता है। तो इसमें से ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि रत्नाकर ये समुद्र का होता है। रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? रात्रि का शुद्ध रूप कौन सा होगा? रात्रि यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसका शुद्ध बताना है। तो रात्रि में जो है हर्षी का होता है, ऐसे रात्रि में जो है छोटी वाला ई होता है, ये दूसरा वाला सही है। जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? जानने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। शब्द का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। शुद्ध कौन सा, ये देखना है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किया, ये तो देखने से गलत है ये दोनों। मैंने गुरुजी को दर्शन किए, ये गलत है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये चौथा वाला सही है। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें से अधिक जो है ये किसकी विशेषता बता रही है? तो ये जो है दूध की विशेषता बता रही है, ना कि गाय की। ये दूध का विशेषता है, यह याद रखना है आपको। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, कभी-कभी लोग जो गाय भी मार देते हैं, गाय भी लगा देते हैं, ठीक, तो गलत हो जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के यहाँ पे फ़िल करना होता है। ये जो है आपको थोड़ा खुद से करना है, दिमाग लगा के।
यहाँ पे अब समाप्त होता है। हिंदी और जीके हम लोगों ने सारे को डिस्कस कर लिया है। मैं आपको आंसर के लिए बता दूं, यहाँ पे 76 का जो आंसर है, 76 का जो आंसर है ये जो है क्या होगा, 76 का आंसर जो है ये भाजक हो जाएगा। 77 का आंसर हो जाएगा अपमान हो जाएगा। 78 का आंसर जो है ये अपयश हो जाएगा। अपयश कहाँ पे, यहाँ पे 79, 79 का आंसर हो जाएगा परलोक, और 80 का आंसर हो जाएगा वस्तुतः। ये सभी आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बैठ के अच्छे से दिमाग लगाना है कि क्या फील होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जल्द ही हमारा दूसरा वीडियो भी आएगा। धन्यवाद। सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से देख लें, इससे जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और प्लेलिस्ट इसका अब मैं बना दूंगा नया, जिसमें कि आपको सारे प्रैक्टिस सेट एक ही जगह पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।